अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त अमेरिका के 5 दिन के दौरे पे हैं और जो दुनिया में सीरियस किस्म के कंट्रीज होते हैं ना, उनके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर 1 दिन की कॉन्फ्रेंस से 2 दिन के लिए जाते हैं, बहुत हुआ तो। ये 5 दिन इन्होंने कम से कम एक रिकॉर्ड ज़रूर बनाया जो आज तक यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में दुनिया के किसी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर मुल्क के लीडर ने नहीं किया। वो मैं आगे आपको बताता हूँ उनका कारनामा। पहले ज़रा मैं आपको बता दूँ कि 1949 जून 3 न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था, प्रोफेसर शुमान ने लिखा था। पाकिस्तान को बने हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। वो लिखते हैं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान है ना, जो वो अभी नई नई साउथ ईस्ट एशिया में बनी है और इसके पास काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं, लेकिन इसकी अपनी एग्जिस्टेंस हमेशा ख़तरे में रहेगी और ये वक्त बताएगा। हाफ सेंचुरी में यानी 50 साल में ये स्टेट कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि इसके लोग जो जंजीरों में और गुलामी में पैदा हुए हैं और इनके दिमाग में आज़ाद कंट्री का कोई तसव्वुर नहीं है और वो सिवाय अपने पर्सनल सेल्फिश चीज़ों के और कोई चीज़ नहीं सोचते। मेरे अल्फाज लिख लें, ये प्रोफेसर साहब ने लिखा था। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि देखें, हमारे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए और अमेरिका में उनका 2 ही काम थे। एक, इंडिया 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 इंडिया, हर मीटिंग में हर जगह इंडिया इंडिया इंडिया। और दूसरा, जिनसे भीख ली हुई है, जिनके डिक्टेशन पे चलते हैं, उनसे मुलाकातें। पाकिस्तान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक कक्कड़ के लिए पाकिस्तान मिशन ने वहाँ पे बहुत कोशिशें की कि कोई इम्पोर्टेंट लीडर्स के साथ खड़े खड़े हाथ मिलाने जैसी भी मुलाकात हो जाए, जैसे जो बाइडन है, जैसे कोई और बड़े लीडर हैं जो उधर, तो उनके साथ। लेकिन किसी ने घास नहीं डाली। इनको जो मीटिंगें मिली वो मैं आपको बताता हूँ। असल बताने की बात ये थी कि वैसे भी G20 का इतना ह्यूज जो इम्पैक्ट पड़ा है, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बाद अब दुनिया के लीडर्स के पास काम है। वो फालतू नहीं बैठे हुए कक्कड़ की तरह कि पाकिस्तान तुम आर्मी ने चलाना है, इसके पास तो काम काज है नहीं। इस बार की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इस एनुअल समिट में बाइडेन तो उधर ही रहता है, अमेरिकन है तो वो तो था। बाकी ना चाइना का जी जिनपिंग था, न रशिया का पुतिन था, न फ्रांस का मैक्रोन था, न इंडिया के मोदी जी थे, न ऋषि सुनक ऑफ यूनाइटेड किंगडम थे, न सऊदी अरब के थे, न किसी के नहीं थे। लेकिन ये पहुंच गए। मसला ये है कि इनको ये समझ नहीं आती कि अव्वल तो पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता और ऊपर से आप तो एक अनइलेक्टेड केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हो, जिसके लिए क्लियरली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज लिखी हुई हैं कि इसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराना है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा के इम्पोर्टेंट इमरजेंसी चीज़ें हैं उसको हैंडल करना है। ये फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी और ये बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। ये इनके जहन में शायद जब लाया गया था तो ये डाला गया था कि आपको हम लंबी मुद्दत के लिए ला रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन की तारीख का भी अनाउंस हो गया है
जनवरी के एंड में इलेक्शन कमीशन ने कहा इलेक्शन होंगे, अमेरिका ने क्लियर कह दिया कि भाई केयरटेकर नहीं चलेगा, पक्का प्राइम मिनिस्टर लाओ। तो ये भाई साहब पहुंच गए, अपनी ड्यूटीज यहाँ की छोड़ के वहाँ पहुंच गए, इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कारनामा क्या अंजाम दिया जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। सबसे पहले तो जब ये जा रहे थे ना, तो इन्होंने ट्वीट की कि मैं जा रहा हूं अमेरिका और मैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करूंगा, एक्साइटेड हूं पाकिस्तान को 78th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजलास में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की। मैं ग्लोबल क्लाइमेट चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा, मैं दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स से मिलूंगा और इंटरनेशनल मीडिया और थिंक टैंक्स को बताऊंगा। ना इंटरनेशनल मीडिया ने भाव पूछा, ना थिंक टैंक्स ने भाव पूछा। इन्होंने कारनामा ये अंजाम दिया कि पहले दिन इन्होंने एक फ़ोटो खिंचवा के लगा दी कि मैं 78 सेशन में बैठा हुआ हूँ। दूसरे दिन इन्होंने ये किया कि जनरल असेंबली के खड़े होके सेल्फियाँ ले रहे हैं और सेल्फी लगा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि एक बच्चे का एग्ज़ाम होने वाला है, अब उसको अचानक उसकी फैमिली लेके चली जाती है डिज्नी वर्ल्ड, तो वो डिज्नीलैंड में जाके सेल्फियाँ ले रहा है, फ़ोटो खिंचा रहा है, अपने एग्ज़ाम को भूल गया है। ये इसी तरह भाई साहब, ताकि ज़िंदगी भर लोगों को दिखा सके कि देखो मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था और मैं तो यूनाइटेड नेशंस में गया था। यूनाइटेड नेशंस में इनकी जो स्पीचेस हैं 2-3 फोरम्स पे, एक फोरम को मिला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में किसी लीडर ने, वैसे तो वहाँ पे कोई बड़ा लीडर था नहीं, कि छोटा लीडर भी नहीं किया, और वहाँ पे उन्होंने क्या स्पीच कर रहे हैं कि दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह ये करप्ट हो चुके हैं और ये किसी काम के नहीं रहे, जबकि पाकिस्तान चलता ही इनके ऊपर है। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, इन्हीं से लोने लेके पाकिस्तान चल रहा है। उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास से खिताब किया ना, उसमें एक ही बात कि दुनिया को टेररिज्म से लड़ना चाहिए और टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल इंडिया में राइट विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए हिंदुत्व टेररिज्म कर रहे हैं। दुनिया में आज तक हिस्ट्री पूरी गवाह है कि हिंदुओं ने एक भी टेररिज्म का एक्ट नहीं किया। और ये जो भाषण दे रहा था ना, जो उसको अगर पीछे मुड़ के देखे ना अपने मुल्क में, तो टेररिज्म की बुनियादें नजर आएंगी। मैं इस वीडियो के एंड पे एक वीडियो लगा रहा हूँ 4 मिनट की, जो आपको बताएगी कि ये टेररिज्म पाकिस्तान में पैसा कहाँ से आता है, कि टेररिज्म के लिए पाकिस्तान को पैसा कौन देता है। ये मुनज़्ज़ा हैं पाकिस्तान की जर्नलिस्ट, वो बड़ी ओपनली बता रही हैं कि पाकिस्तान के पास टेररिज्म के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो इनकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गए, ये एक और छोटी मोटी 2-3 कॉन्फ्रेंसों में गए, ऐसे ही खड़े खड़े बातें करते रहे, जिसको के बयान की सूरत में पाकिस्तान मीडिया में किया गया। और जाहिर है पाकिस्तान मीडिया अपने प्राइम मिनिस्टर की तो चीज़ें हाईलाइट करेगी। तो उसमें एक ही चीज़ कि कनाडा में एक सिख को मार दिया, और भारत कभी भी टेररिज्म से पीछे नहीं हटता, और भारत, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं भारत की टेररिज्म शुरू से ही, लेकिन अब कनाडा और वेस्ट में भी भारत ने अपने टेररिज्म के नेटवर्क बांध दिए हैं और इस तरह की बातें की। फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी जो कि इनके साथ थे, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इंडिया है ना, वो हर धर्मी बहुत करता है, हम हमेशा अमन के लिए आगे बढ़ के चलते हैं, लेकिन इंडिया अमन को पसंद नहीं करता।
इसलिए इंडिया ने कभी हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की। ये साले अमन की बात करते हैं, अभी हफ्ता नहीं हुआ अनंतनाग में इन्होंने जो कांड किया है। टेररिज्म इज इन द बेसिक फाउंडेशंस ऑफ पाकिस्तानी लीडर्स। पाकिस्तान की रूलिंग ओलिगार्की टेररिज्म से आगे कुछ सोच भी नहीं सकती, और इसका इनको मज़ा मिला जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर से इनकी मीटिंग हुई। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लारोव, आप इस पिक्चर में गौर से देखें कि लारोव के बराबर में जो आदमी बैठा है जो बगैर बाल के, वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी को घूर घूर कर देख रहे हैं, और साइरस काजी की बॉडी लैंग्वेज देखें जैसे एक चोर होता है। क्योंकि 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आ चुकी है कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर के हथियार बेचे हैं, और आईएमएफ ने इसके बदले पाकिस्तान को लोन दी है। तो ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर लारोव की भी आप वो देखें नज़रें जिलानी के ऊपर, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर। और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जैसे किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो वो कैसे खसियाना सा होता है। आप इनकी बॉडी लैंग्वेज इस पिक्चर में देखेंगे ना, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इनके साथ जो हुआ है ना उधर, वो ऐसा हुआ है कि पहले तो इसको सबसे पहले पकड़ा कक्कड़ को बिल गेट्स ने। बिल गेट्स ढूंढ रहा था कि मेरा सबसे बड़ा कस्टमर कौन है, क्योंकि बिल गेट्स का सबसे बड़ा बिजनेस पोलियो वैक्सीन है। पोलियो दुनिया भर में ख़त्म हो चुका है सिवाय पाकिस्तान के, और ख़त्म होगा भी नहीं, क्योंकि ना बिल गेट्स चाहता है अगर पोलियो पाकिस्तान में भी ख़त्म हो गया तो फिर पोलियो की वैक्सीन कौन लगाएगा, क्योंकि फिर तो दुनिया में ख़त्म। तो पोलियो वैक्सीन के लिए बिल गेट्स ने अपना सबसे बड़ा कस्टमर ढूंढा, इसको बुलाया और उसको बोला कि देखो भाई सीरियसली तुम वैक्सीन के ऊपर काम करो और पाकिस्तान से आप ख़त्म करो पोलियो को, और ये और वो, और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गानिस्तान में ट्रांसमिट हो रहा है तुम्हारा पोलियो वायरस, तो तुम पोलियो वायरस के लिए काम करो और ये बहुत ज़रूरी है। फिर इसको पकड़ा आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने। सारे मालिकों ने पकड़ा कि आजा भाई गुलाम। उसको बैठ कर पूछा कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं, एक एक चीज़ समझाई। उसने कहा पाकिस्तान की आवाम तो सड़कों पे आ गई है, बहुत हालत ख़राब है, उनसे ना इलेक्ट्रिसिटी के बिल भरे जा रहे हैं ना गैस के, पेट्रोल। उसने कहा ये तो आपको करना होगा और मज़ीद करना होगा, अभी आपको पेट्रोल, गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को बहुत आगे लेके जाना है, और पेट्रोल को तो आपको 400 से ऊपर लेके जाना है। और दूसरा आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ये आर्टिफिशियल तरीके से जिस तरह तुमने मनी चेंजर्स के ऊपर, मनी एक्सचेंजेस के ऊपर आर्मी वाले बिठा दिए हैं और डॉलर के भाव को घसीट रहे हो नीचे, बड़ी मुश्किल से हमने 329 रुपये पे डॉलर को पहुंचाया था, अब तुम उसको वापस 300 से नीचे लेके आए हो तो ऊपर लेके जाओ। हमें विदिन 6 मंथ डॉलर को 400 रुपये पे लेके जाना है। और इस तरह की उनको इंस्ट्रक्शंस दी जैसे अपने गुलामों को देते हैं, और ये भाई साहब वहाँ पे चुपचाप सुनते रहे। फिर इनको पकड़ा चाइनीज़ वाइस प्रेसिडेंट ने। वो चलते चलते में बैठ के बात नहीं की, उसने कहा इतना टाइम नहीं है, और उसने भी क्लास ली कि तुम तो बड़ी हर्राफा हो पाकिस्तान, तुम तो कैरेक्टरलेस हो, मतलब आशिकी माशिकी मेरे साथ और गिलगित बल्तिस्तान और ग्वादर का दौरा करा रहे हो अमेरिकन एम्बेसडर को। तुम जब गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान हमारे को बेच चुके हो तो अमेरिका को वहां क्या दिखाने लेके गए थे? बोले नहीं 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 ये वो फलान ढुमकान। फिर इनके हाथ लगा एक कॉरपोरेट है रियो टिंटो ग्रुप, जो माइनिंग और दुनिया भर में जो मिनरल्स होते हैं उनकी एक्सप्लोइटेशन का काम करते हैं। तो जैकब स्टॉवशॉम जो सीईओ हैं, वो प्राइम मिनिस्टर 10 मिनट के लिए उनकी टीम घसीट के लेके आई, और जैसे पाकिस्तान हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को बेचता है वैसे वापस शुरू हो गया प्राइम मिनिस्टर। हमारे पास 6 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स हैं, पूरा बलूचिस्तान और सिंध और केपी के भरा पड़ा है, आप आके खोदो उधर निकालो, ले जाओ सब, थोड़ा बहुत हमें दे दो। बड़ी ऑफरें की उसने, ज़ाहिर
ऐसे मौके पे वो कोई हाँ या ना डायरेक्ट नहीं की जाती, अच्छा हम देखते हैं करते हैं। शॉर्ट में ये हुआ कि फिर फ्राइडे को इनको जनरल असेंबली के सामने भाषण देने का मौका मिला। तो जनरल असेंबली उस वक्त 80% खाली थी, 80% सीटें खाली थी, कोई नहीं था जो इनको सुनता। और इनको जाहिर है एक ऐसे ही किसी को उठा के आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में बना देते हो, और पाकिस्तान आर्मी इसीलिए ऐसे टटपुंजियों को बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर के दुनिया को दिखा सकें कि देखें हमारे पॉलिटिशियन तो इसी काबिल हैं। अमेरिका, चाइना, सऊदीया को देखो किस किस्म के हमारे पास पॉलिटिशियन है, एक तो करप्ट हैं, दूसरे काबिल नहीं है, इनके अंदर कुछ है नहीं, इसीलिए हम रूल करते हैं पाकिस्तान पे। तो इन्होंने भाई साहब ने जनरल असेंबली के भाषण में, इजलास में भी वही इंडिया, मोदी, हिंदुत्व, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, हिंदू टेररिज्म, ये पूरी इनकी तकरीर इंडिया पे ही थी। यानी जिस तरह तस्बीह पढ़ते हैं ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसे वहाँ पे पूरा टाइम 5 दिन। वो एक दिन होटल वाले इनके कमरे में शोर सुन के घुसे अंदर, तो देखा ये नींद में भी इंडिया हिंदुत्व, इंडिया मोदी, इंडिया हिंदुत्व। इनको मतलब एक फोबिया हो गया है इंडिया का और हिंदुओं का। और जाहिर है G20 में इंडिया की अहमियत इन्होंने देख ली कि इनकी तो कोई औकात नहीं है, इनको सलाम दुआ करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए कोई बड़ा लीडर नहीं मिला, और वो दुनिया भर के बड़े लीडर इंडिया पहुंच गए थे। तो ये इनकी पूरी ट्रिप की वो रही, इसमें कोई ऐसी चीज़ वो कर नहीं सके कि जिसके लिए पाकिस्तान को फ़ख्र हो, या पाकिस्तान ये सोचे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में जाके क़यामत ढा दी। अजीज़ दोस्तों, एंड पे 4 मिनट की मैं मुनज़्ज़ा जर्नलिस्ट की वीडियो लगा रहा हूँ, जिसमें वो बता रही हैं कि किस तरह पाकिस्तान में टेररिज्म को फाइनेंस किया जाता है। जाहिर है इसमें ये डायरेक्ट आर्मी का नाम नहीं ले सकती, इसलिए 29 पॉलिटिशियन और ये पॉलिटिशियन ये पैसे निकाल के लाते हैं। फिर इन्होंने इसमें ब्यूरोक्रेट्स का मतलब सरकारी ऑफिसर का नाम लिया, तो वो सरकारी ऑफिसर में फिर आर्मी आ जाता है। ये बता रही हैं कि ईरान से स्मगलिंग होके जो पेट्रोल आता है उसकी डिटेल बता रही हैं, और वो पैसा टेररिज्म में यूज़ करता है। कौन करता है? XDG ISPR, करंट कोर कमांडर कोयटा बलूचिस्तान, जनरल आसिफ गफूर। पूरी ईरान से जितनी स्मगलिंग होती है वो आसिफ गफूर की नाक के नीचे से होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक आदमी जेब में कुछ रख के स्मगल कर रहा है, ये रोज की सैकड़ों नहीं हजारों होते हैं ना टेम्पो, उसमें ड्रम रख के ड्रमों में लाया जाता है। और वो इतनी सिक्योर बॉर्डर है ईरान पाकिस्तान की, बलूचिस्तान है भाई, वहाँ पूरी बॉर्डर पे आर्मी बैठी है, और हजारों टेम्पो वहाँ से लाते हैं। फिर बाकायदा आके वहाँ पे पूरा एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें ज़मीन में खड्डे खोद के वो पेट्रोल डीजल सब जमा किया जाता है। वहाँ से पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO के टैंकरों में जाके वो पेट्रोल पूरे मुल्क में बेचा जाता है। ये तो आर्मी के बगैर हो नहीं सकता ना। पाकिस्तान की इस वक्त सबसे ज़्यादा आर्मी बलूचिस्तान में पोस्टेड है, फिर चाइना भी है उधर। तो अजीज़ दोस्तों, सुनिएगा मुनज़्ज़ा जी को, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग। ये सवाल तो हर एक के जहन में आता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों के पास पैसे कहां से आते हैं, कौन करता है इनकी फंडिंग। जानकर शायद आपको भी हैरत हो, या हो सकता है हैरत ना ही हो। हमारे यहाँ ईरानी पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग से जो पैसा हासिल होता है, उसी से ही बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग होती है। वजीर आजम के दफ्तर में जमा कराई गई इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 29 सियासतदान ईरानी पेट्रोल स्मगलिंग में मुलविस हैं। सीनियर सहाफी हैं अशरफ मलखम, ये उनकी खबर है जो रोजनामा द न्यूज में शाया हुई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान से हर साल 2.8 अरब लीटर पेट्रोल स्मगल होकर पाकिस्तान लाया जाता है। इस काम में हमारे 29 सियासतदानों के साथ साथ 90 सरकारी एहलकार बराबर के मुलविस हैं।
ये लोग पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। मुल्क भर के कोई 1000 पेट्रोल पंप्स ईरानी पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त करते हैं। और तो और ईरानी पेट्रोल की ट्रांसपोर्टेशन में पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में जमा कराई गई रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुल्क से डॉलर की स्मगलिंग और फॉरेन एक्सचेंज की गैर कानूनी सरगर्मियों में 722 करेंसी डीलर्स मुलविस हैं। इस मसले को हंगामी तौर पर हल करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों से यहां अपने घरों को पैसे भेजते हैं, उस पैसे में पिछले महीने अगस्त में यकदम 24% कमी हुई। वजह यह है कि ब्लैक मार्केट और स्मगलिंग की वजह से डॉलर के सरकारी और गैर सरकारी रेट में इतना ज्यादा फर्क हो गया है कि बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों को हवाला हुंडी यानी ग्रे मार्केट का रेट बेहतर मिलता है। एक तो मुल्क में डॉलर्स की कमी है, ऊपर से हवाला हुंडी वालों ने 5 उंगलियां और सर सब घी में डाला हुआ है। बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को हवाला हुंडी से $1 पर 20 से 25 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो जाहिर है वो बैंकों के जरिए या कानूनी चैनल से पाकिस्तान पैसा क्यों भेजेंगे। बल्कि करेंसी की ब्लैक मार्केट में तो $1 पर 30 रुपए तक ज्यादा दिया जा रहा है। इसीलिए करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन लाजमी हो गया है। यहां मैं ये भी बताती चलूं कि इसी बैकग्राउंड में अभी 9 सितंबर को इस्लामाबाद में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की असल कीमत इस वक्त 250 रुपए के लगभग है। इजलास में फैसला हुआ है कि मुल्क में डॉलर की कीमत को मार्केट वैल्यू के बराबर यानी 250 रुपए पर लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर हर मुमकिन कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल, डॉलर, चीनी, खाद और गंदम वगैरह की स्मगलिंग के खिलाफ फुल ऑन क्रैकडाउन का भी फैसला हुआ है। सीनियर सहाफी अशरफ मलखम ने यह भी रिपोर्ट किया है कि वजीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में चीनी, खाद और गंदम की पाकिस्तान से स्मगलिंग की तफसीलात भी जमा कराई गई हैं। चीनी, खाद और गंदम की स्मगलिंग में सूबाई हुकूमतों में तैनात सरकारी एहलकार ही स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों की मदद करते हैं। गंदम की स्मगलिंग में 592 जखीरा अंदोज और 26 स्मगलर्स मुलविस हैं। चीनी की स्मगलिंग में 148 अफराद मुलविस पाए गए। इनमें कानून नाफिज करने वाले और दूसरे महकमों के 52 अफसरों की निशानदेही हुई है। इसी तरह खाद की जखीरा अंदोजी में 405 और स्मगलिंग में 64 क्रिमिनल्स मुलविस हैं। इतनी डिटेल बताने का मकसद था ये अंदाजा कराना कि किस तरह हमारे अपने ही सियासतदान और सरकारी अफसरान हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा रहे हैं। अब जबकि ये रिपोर्ट वजीर-ए-आज़म हाउस में जमा हो गई है, तो हमें मिलकर निगरान हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए कि वो इन काली भेड़ों के नाम सामने लाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, वो भी इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत, ताकि न इन मुल्जिमान की जमानत हो सके और न ही उनके साथ नरमी बरती जाए। इन मुल्जिमान की दहशतगर्दी की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। इन सियासतदानों और सरकारी अफसरान के नाम जानना हमारा राइट है, ताकि अगले इलेक्शन में कोई उन्हें वोट न दे। और जो सरकारी अफसरान मुलविस हैं, उनके नाम सामने आएंगे तो उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस वालों में अगर गैरत होगी तो वो इनका सोशल बाइकआउट करेंगे, ताकि इन चोरों को भी पता चले कि हराम के पैसे पे भड़के मारना कोई फख्र की बात नहीं है, बल्कि गुनाह और बेगैरती भी है।